सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में इसके पहले के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले इस चैप्टर्स के और भी जितने भी वीडियोस है आप उसको सबसे पहले जाकर देखो, उसके बाद आपको ये क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, चलो कुछ और चीजें जैसे कि ये वीडियोस को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की वीडियोस क्या होनी चाहिए, पहुंचने चाहिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी भी जो है व्यूज काफी हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या है बहुत कम है। ठीक है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपडेट रहो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 165 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, उसका जो परपेंडिकुलर है वो उसके बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हमको उस ट्राइंगल की क्या करनी है, हाइट जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या क्वांटिटीज है। ठीक है, तो देखो गिवन दैट सबसे पहली क्वांटिटी है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है कितना था, 165 मीटर स्क्वायर। तो 165 मीटर स्क्वायर, 165 है ना, हाँ 165 स्क्वायर मीटर। और बोल रहे हैं कि इसका जो हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन करेंगे, और वो अजम्पशन हमारा क्या होगा कि उसका जो बेस है, अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता है, तो इस तरीके का आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, जिसका ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब ये मान लो एक ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। और ये इस ट्रायंगल का क्या है, बेस है। ये इसका हाइट है, आप चाहो तो परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अभी हमको बेस नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है, सो लेट द base of triangle is x मीटर। ठीक है, इसका जो बेस है वो x मीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हाइट कितना हो जाएगा, देन हाइट विल इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो हाइट है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर मोर है। ध्यान रखना, मोर मोर मतलब होता है ऐड करना है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, 7x लिख देते हैं। 7x कब लिखते हैं आप, जब वो बोलता है उसका 7 टाइम्स है। तो जब टाइम्स बोलेगा जब टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई करोगे, और जब मोर बोलेगा तो उसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो बेस इसका हो गया x, इसका हाइट कितना हो गया x प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है, 165 दिया है। अच्छा, ये ट्राइंगल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करोगे ना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो बेस हमने कितना एज्यूम किया है, x, और हमारा हाइट कितना आया है, देखो x प्लस 7। तो इन सबको यहाँ पर रख के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसके बाद जो है ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 2 जा 10, कैरी गया 1, 6 2 जा 12, 12 और 1 हो गया 13, कैरी गया 1, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 330। और इधर क्या बचेगा हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 7 बचेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 कितना हो जाएगा 7x। अब इसके बाद ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या बचेगा 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0।
आप इसको चाहो तो और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आया है, देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है माइनस 330। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 330। अब इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो 330 किससे जाएगा 2 से, 165 जा, और उसके बाद 3 से 55 जा, फिर ये 5 से, फिर 11 जा, और फिर ये जाएगा 1 और 11। अब आपको इसमें क्या करना है, पेयर ढूंढना है। अब आपको इन सब में से दो पेयर ऐसा ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाए माइनस 330 मिल जाए, और जिसको ऐड करने से कौन सा टर्म मिले, बीच वाला टर्म मिले। याद करो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म मिलता है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करते हैं कि जिसको ऐड करने से मिडिल वाला टर्म मिला और मल्टीप्लाई करने से खुद वही नंबर मिल जाए। तो हमने क्या किया, वो पेयर ढूंढने के लिए हमने पहले इसका एलसीएम लिया। अब इस एलसीएम में हम लोग पेयर ढूंढते हैं। तो देखो 5 3 जा 15 और 11 2 जा 22। सो 22 और 15 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है, तो 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर प्लस 7 चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को प्लस रख लो और इसको माइनस रख लो। तो जब आप 22 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा, माइनस 330 देगा। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको कितना देगा, प्लस 7x। तो इसका स्प्लिटिंग किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 22x, उसके बाद माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां से x कॉमन ले लो, तो अंदर में कितना बचेगा आपका x प्लस 22। अब देखो जो चीज आपने यहाँ दोनों से कॉमन ली है, तो जो यहाँ बचा है सेम चीज इन दोनों के कॉमन लेने से बचना चाहिए। तो यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लो, तो अंदर में कितना बचेगा x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप इसके बाद दोनों से क्या चीज कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस 15 कॉमन हो जाएगा और दूसरे बार में x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप एक बार क्या करोगे, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 रखोगे और एक बार x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 रखोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 22। तो कभी भी किसी चीज का लेंथ नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं। तो ये वाला आंसर तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा बेस कितना होगा, तो बेस x लिए थे तो बेस विल बी 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको हाइट मांगा है, तो हमने हाइट क्या एज्यूम किया था या क्या दिया था, x प्लस 7। तो 15 प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो अगला जो हमारा हाइट आया इस क्वेश्चन का वो कितना है 22 सेंटीमीटर, और बेस कितना है 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो हम लोग इसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, perimeter and area of flower bed are 76 meter and 357 square meter respectively. Find the length and breadth of the flower bed. ठीक है, तो जो फ्लावर बेड है उसका पेरीमीटर कितना है 76 मीटर, और उसका जो एरिया है वो कितना है 357 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको उस फ्लावर जो बेड है, बेड का हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आप ये बोलोगे कि फ्लावर बेड का शेप कैसा होता है, तो यहाँ पर तो हमको क्वेश्चन में रेक्टेंगल लेना है फ्लावर बेड का शेप, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि फ्लावर बेड का जो वो सिस्टम हो वो रेक्टेंगल ही हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, ठीक है। ये सीजीबीएसई की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको जो है इसको ओवरकम करना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बुक्स में, लेकिन ठीक है चलेगा। तो अभी हम लोग इसको क्या लेकर चलेंगे, रेक्टेंगल लेकर चलेंगे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको दिया है 76 मीटर, और उसके बाद इसका हमको एरिया कितना दिया है 357। तो क्या हमको उस रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड का लेंथ और बेड पता है क्या? नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले वही चीज अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो लेट द लेंथ एंड breadth of flower bed is x and y मीटर, ठीक है। जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, x एंड y मीटर जो है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग अगर p से डिनोट करें तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में देखते हैं। पेरीमीटर विल बी गिवन, पेरीमीटर वाज गिवन एज 76 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर कितना दिया है 76। अब किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 76, ठीक है। अभी मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पूरे फॉर्मेट सीख गए होंगे अब तक। तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 76 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा 38। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। या यहां से अगर हम लोग y की वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 38 माइनस एक्स। अब उसके बाद एंड हमको एरिया भी दिया है कि एरिया कितना है, देखो क्वेश्चन में फ्लावर बेड का जो एरिया है वो कितना है 357। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 357 है करके, ठीक है। अब किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया है 357। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन करके। तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 357, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर इस x को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 38 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 38x, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 357 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग इधर ले जाते हैं तो इधर पूरा का पूरा जीरो बचेगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 38 इधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस 38x। और 357 ने अपना पोजीशन तो बदला ही नहीं है, तो जब पोजीशन बदलेगा नहीं तब तक उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। अब ये इस तरीके से हो गया। अब फिर पूरे को हम लोग क्या करते हैं इधर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किए ताकि हमको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमको क्या हो मिल जाए। अब देखो हमको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब अगर इक्वेशन मिल गया तो इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज, इसको जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 357। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 357। अब आपको 357 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले -3 माइनस 38 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले प्लस 357 मिले। तो आप इसको कैसे पता करोगे, तो आपको मैंने बताया था ट्रिक, आप पेयर ढूंढो या फिर इसका एलसीएम निकालो। तो ये 3 से जाएगा 3 1 जा और 19 3 जा, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा 7 जा, और ये किससे जाएगा 17 7 जा, ठीक है। अब देखो पेयर कुछ बन रहा है क्या, फिर ये किससे जाएगा 1 से और ये 17 से। तो हमको ऐड करने से -38 मिलना चाहिए। तो 7 3 जा 21, 21 और 17 को ऐड करने से 38 मिलता है, आंसर है मिलता है। लेकिन यहाँ तो -38 चाहिए, तो दोनों नंबर को हम लोग क्या कर देंगे माइनस। तो एक नंबर हमारा क्या बनेगा -21, और दूसरा नंबर हमारा क्या बनेगा -17। आप देखो दोनों को ऐड करके -38 मिल गया, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 21 इंटू 7 कितना मिल जाएगा 357। तो ये हमने कैसे पता किया, इसका एलसीएम निकाला, फिर जो जो नंबर आया उसका हमने पेयर बनाया। आप लोग तो सीख गए होंगे अब तक, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -21x -17x प्लस 357 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो फर्स्ट दोनों से क्या कॉमन निकलेगा x, तो अंदर में क्या बचेगा x -21,
फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा -17, तो अंदर में बचेगा x -21, क्योंकि माइनस जब भी कॉमन निकलता है या अंदर जाता है सबके साइनों को चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो ये पहले प्लस था अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर दोनों से क्या चीज कॉमन आएगा, x -21, और दूसरी वाली वैल्यू क्या आएगी, x -17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार x -21 इज इक्वल टू 0 रखोगे और एक बार x -17 इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, और इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो देखो दोनों के दोनों क्या है, प्लस हैं, मतलब दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो देखो अगर आप x इज इक्वल टू 21 लेते हो, ठीक है, अब इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे, तो अगर आप x के जगह x की वैल्यू को 21 मानते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 38 में से 21 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 17। तो अगर आप x इज इक्वल टू 21 लेते हो तो y इज इक्वल टू आपको 17 लेना पड़ेगा, और अगर आप x इज इक्वल टू 17 लेते हो तो y इज इक्वल टू आपको 21 लेना पड़ेगा। ये हमारे क्या है, आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। अब जैसे बहुत लोग बोलते हो कि सर आंसर गलत है, आंसर वो है, आप आंसर पे क्यों जाते हो, यही तो सबसे बड़े आप लोगों के माइनस पॉइंट है, ठीक है। आप प्रोसीजर पर जाओ। अच्छा हो सकता है मेरे से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली आता हूं, पीडीएफ ऑन करता हूं, सीधा सॉल्व करता हूं, बिना प्रैक्टिस के, बिना कुछ किए, ठीक है। तो मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूं, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप लोग कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, आप उसको करेक्ट कर लो। लेकिन अगर जो चीज का आंसर बुक में कुछ और दिया लेकिन हम लोग बनाए सही हैं, तो आप उस चीज को फॉलो किया करो, प्रोसीजर को फॉलो किया करो। अगर प्रोसीजर में कहीं पर मिस्टेक है तो तब आप उसको किया करो, ठीक है। और अगर आंसर में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। हमेशा आंसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोसीजर जो है सही होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द पार्क इज 15 मीटर मोर मतलब प्लस करना है, देन द ब्रेड्थ। If someone want to fence along the sides of the park and the cost of the fencing 1 meter is ₹5, then find the total cost of fencing all sides of the park। देखो आप लोग देखे होंगे कि जो फार्म होता है, जो फार्मिंग का लैंड होता है, या आप लोगों के घर होते हैं, आप उसको क्या करते हो, बाउंड्री वॉल कराते हो कि नहीं। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है, और उसका जो लेंथ है उसके ब्रेड से क्या है, 15 जो है मोर है। कोई क्या चाहता है कि उसके अलोंग साइड, मतलब जो बॉर्डर है उसके अलोंग साइड उसको क्या कराना है, फेंसिंग कराना है, ठीक है। फेंसिंग मतलब समझ लो दीवार लगवानी है, ठीक है। और 1 मीटर के फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। तो पूछ रहा है कि उसको चारों साइड को फेंसिंग कराने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो फेंसिंग कहाँ हो रही है, बॉर्डर में। बॉर्डर मतलब ये एक तरीके से क्या है, पेरीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर मतलब अलोंग द बॉर्डर, बाउंड्री ही तो आपका क्या होगा, फेंसिंग होगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेना है। फिर लेंथ और ब्रेड्थ जब आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में, तब जाके आप आगे क्या निकालोगे, इसका पेरीमीटर जो है निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर मीटर, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और रेक्टेंगुलर पार्क जो भी दिया है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 100 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 15 मोर देन ब्रेड्थ है। तो क्या आपको इस क्वेश्चन का लेंथ और ब्रेड्थ पता है, नहीं। तो आप उसको अज्यूम कर लो, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर एंड y मीटर। अब जो चीज आपको नहीं पता उसको तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने लेंथ एज्यूम कर लिया x मीटर है, और ब्रेड्थ हमने एज्यूम कर लिया y मीटर है। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब जाओगे तो वो बोल रहा है कि उसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ से, तो लेंथ x है ब्रेड्थ y है, उससे 15 मोर है। मोर मतलब अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई कब करते, जब वो बोलता 15 टाइम्स है करके। लेकिन यहाँ तो मोर यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां से
एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू वाई विल बी इक्वल्स टू 100। अब इस इक्वेशन में जहां भी x दिख रहा है वहां पर हम लोग रख देंगे y प्लस 15, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 100। फिर 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा 15y, और 15 जा कितना होता है 2 to 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अच्छा सॉरी 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 यहां पर हमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, x के प्लेस में हमने क्या रखा y प्लस 15, लेकिन y के प्लेस में तो y ही आएगा। ठीक है, सो अब y इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 15y, ये 100 इधर आके कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 0। अब देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म कितना है -100, तो 1 इंटू -100 कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको -100 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले +15 मिले और मल्टीप्लाई करने से -100 मिले। तो ये इजी है 25 जा, अब 20 को प्लस में रखो 5 को माइनस में रखो, क्योंकि बीच वाला क्या चाहिए हमको +15 चाहिए। अगर -15 चाहिए होता तो इसको माइनस रखते और इसको प्लस कर देते। ठीक है, अब आपको बार बार एलसीएम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, अब आप थोड़ा सा इक्वेशन को देख के खुद भी समझ जाया करोगे कि ये किसमें किसमें स्प्लिट होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या कॉमन निकलेगा y, अंदर में कितना बचेगा y प्लस 20, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है -5, तो अंदर में बचेगा y प्लस 20। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आ गई y माइनस 5 और दूसरी वैल्यू आ गई y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट इट y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -20, क्योंकि एक बार y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 करोगे तो किसी भी चीज का जो लेंथ है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो y की हमारे लिए क्या है ये वैल्यू है। तो अगर y की वैल्यू ये है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 15, इसका मतलब क्या है 5 प्लस 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्या ये हमारा आंसर है? आंसर है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ निकालने बोलता था, लेकिन अभी तो हमको फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि फेंसिंग करने के लिए कितना लेंथ यूज किया है, और उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। सो द पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होगा। अच्छा पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं समझ में आए कि नहीं, क्योंकि फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है, तो फेंसिंग क्या होगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा पेरीमीटर होता है। अब देखो 2 लेंथ है हमारे पास कितना है 20 और ब्रेड्थ कितना है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 2 जार कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, अब 50 मीटर का रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये चारों साइड को मिलाकर 50 मीटर हो रहा है। अब क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि 1 मीटर के फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो कितना है 5 रुपीज है। तो अगर 1 रुपए के फेंसिंग का 1 मीटर के फेंसिंग का कॉस्ट 5 रुपीज है तो 50 मीटर का कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो देखो 1 मीटर का 5 रुपीज, तो 50 मीटर के लिए क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 जा कितना हो जाएगा 55 जा 250 रुपीज। तो इतना पैसा जो है उसको लगेगा 250 रुपीज जो है उसको लगेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। देखो सबसे पहले तो एक चीज आप लोग याद रख लो, जब भी आपको एजेस वाले क्वेश्चन मिले आप सबसे पहले क्या करना, जितने भी लोगों की बात हुई है उनके प्रेजेंट एज यहाँ पर अज्यूम कर लेना। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हुई है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन। तो देखो मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x ईयर, आप ऐसा लिख लेना, एंड हिज सन इज y ईयर। तो एक इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगा, देखो उनके प्रेजेंट एज का जो सम है x प्लस वाई सम, मतलब ये इज इक्वल टू 45 है। तो एक इक्वेशन तो हमने यहीं से निकाल लिया। ठीक है,
उसके बेटे का एज हमने मान लिया y ईयर और उसके फादर का एज कितना है x ईयर, तो दोनों के प्रेजेंट एज का समेशन 45 है। याद रखना ये प्रेजेंट एज है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देखो 5 इयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 4 टाइम्स द एजेस ऑफ द मैन। अच्छा, इस चीज को सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, जो अज्यूम किए हैं उसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने उसका पापा का उसके उसके फादर का प्रेजेंट एज जो है या मैन का जो प्रेजेंट एज है एक्स था, और उसके डॉटर उसके सन का प्रेजेंट एज वाई था, तो दोनों का समेशन कितना मिल गया था 45। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 5 ईयर एगो द मैन्स एज वॉज, अब देखो 5 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा मैन का। जैसे अभी आपकी एज अगर 15 ईयर है तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी 13 ईयर। कैसे पता चला? आपने प्रेजेंट एज में से उस 2 को माइनस कर दिया। तो उसी तरीके से 5 साल पहले जो मैन होगा उसका प्रेजेंट एज कितना होगा, अगर अभी एक्स है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगा। एंड हिज हिज सन्स एज वॉज, उसके सन का एज कितना होगा y माइनस 5 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि 5, ठीक है, हमने क्या किया 5 साल पहले उसके एजेस कितने थे ये निकाल लिया, x माइनस 5 और हिज सन्स एज वॉज y माइनस 5। अब देखो आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, ये उसके फादर के उस समय के एज का कितना है 4 टाइम्स। तो यही होगा, देखो उसके एजेस के दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके फादर का है, जो उसके सन के एज के प्रोडक्ट का, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके फादर के एज का कितना है 4 टाइम्स है। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई। जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ 5x, 5 का जब y के साथ होगा तो माइनस 5y, माइनस 5 कितना हो जाएंगे 25, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, वो जो इक्वेशन 1 जो हमने लिया हुआ है y की वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स, तो जहां जहां हमको y दिखेगा वहां पर हम लोग क्या रख देंगे 45 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो ये 5x, ये माइनस 5, और y के जगह कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। अब देखो ये x इंटू 45 कितना हो जाएगा 45x, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस 5x, और 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस 225, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। अब देखो ये माइनस 5x और प्लस 5x क्या हो गए कैंसल। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये तो अकेला है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास प्लस 45x, और यहाँ कितना बचा माइनस 225 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा 200। अब इधर से दोनों टर्म्स जब आ जाएंगे तो 4x इधर आकर हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 20 इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस 20। अब इसके बाद देखो यहाँ कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 45, 45 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11x, और माइनस 200 में से 20 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, सबसे जो है माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, अब सबसे माइनस 1 जब कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो माइनस 1 कॉमन लिए, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से सबके साइनें क्या होती हैं चेंज हो जाती हैं, इज इक्वल टू 0। फिर ये माइनस 1 इधर जाके डिवाइड करेगा और खुद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 41 प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको क्या करना है स्प्लिट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म है 180, तो कितना आएगा 180। अब आपको 180 का पेयर चाहिए तो आप इसका एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 90 जा, 2 इंटू 45 जा, 3 इंटू 15 जा, उसके बाद फिर 3 इंटू 5 जा, फिर यहाँ से 1 इंटू 5 जा। अब आप यहाँ से ऐसा पेयर ढूंढो दो नंबर्स का जिसको ऐड करने से माइनस 41 मिले और मल्टीप्लाई करने से 180 मिले। ठीक है, अब वो नंबर कौन कौन से होंगे देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखो
इस सबको ले लो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 और 5 को ऐड करने से कितना मिलता है? 41 मिलता है। तो यहाँ पर तो -41 चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, किसमें स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर 2 2 जार 4 3 जार 12 3 जार 36 -36 और -5 में, तो ये हो जाएगा -36x -5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, x -36, यहाँ से -5 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, x -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक बार x -5 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार x -36 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आएगी y मतलब 5 और x की एक वैल्यू क्या आएगी, 36। ठीक है, तो देखो अब 36 अगर लेते हैं तो x हमने किसको लिया था, उसके फादर का एज लिया हुआ था। अब फादर का एज 5 साल तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 5 साल में तो बच्चा रहेगा वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर x कौन सा लेंगे, 36 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू कितनी है, 36 है। अगर x की वैल्यू अगर 36 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू x की जगह 36 मतलब 45 माइनस 36 तो कितना आएगा, 9। तो उसके फादर का एज है 36 ईयर और उसके सन का एज कितना है, 9 ईयर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगला एक्सरसाइज भी हम लोग उसी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियोस को शेयर कीजिए, कैसा लगा बताइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।